बढ़ चढ़कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि में। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। धामी के धमक बरकरार, चंपावत में जीत धमाकेदार। दरअसल 58,000 से अधिक वोट पाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उनकी जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी। जैसे जैसे मतगणना के रुझान सामने आते रहे, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता गया। सीएम के चुनाव जीतने की घोषणा होते ही भाजपाइयों ने दिल खोलकर जश्न मनाया। वहीं सीएम धामी भी नतीजे आने के तुरंत बाद जनता का आभार व्यक्त करने टनकपुर पहुंचे। 31 मई को हुए उपचुनाव के शनिवार को नतीजे सामने आए। सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हुई और सीएम धामी के अलावा कांग्रेस के निर्मला गहतोड़ी, सपा समर्थित मनोज कुमार भट्ट और निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गटकोड़ी मैदान में थे। पहले ही राउंड के नतीजे सामने आने के बाद सीएम धामी की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे राउंड बढ़ते गए, ये रिकॉर्ड मतों की ओर बढ़ते गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी बने हैं। उन्होंने पूर्व सीएम बहुगुणा की जीते का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। 54,000 से अधिक वोट पाकर सीएम धामी चंपावत उपचुनाव जीते। सीएम धामी के रिकॉर्ड मतों से जीत के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को 3,607 वोट मिले हैं। पहली बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। सीएम धामी जहां सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी बने, वहीं चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त हुई है, जिसने एक बार फिर पार्टी की गुटबाजी की कलई खोल दी है। उपचुनाव में मिली जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के गतिशील मुख्यमंत्री को चंपावत से रिकॉर्ड जीत के लिए बधाई। मुझे विश्वास है कि वो उत्तराखंड की प्रगति के लिए और अधिक मेहनत करेंगे। मैं चंपावत के लोगों को बीजेपी में विश्वास रखने के लिए धन्यवाद देता हूं और हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री को चंपावत विधानसभा के उपचुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने की हार्दिक बधाई। यह विजय आदरणीय प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी नीतियों, आपके विकासपरक नेतृत्व और बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिश्रम को समर्पित है। ये जीत हमें बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की गति के लिए, इस क्षेत्र की उन्नति के लिए, इस क्षेत्र की प्रगति के लिए हमको एक नया जोश देती है, नया उत्साह देती है। भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जो भी काम कैलाश दा ने आगे बढ़ाए हैं और जो काम अभी हमारे प्रस्तावों में, उन सभी कामों को हम लोग अपने एक मैप में शामिल करेंगे। अभी मैं 2 दिन के लिए बीच में मतदान और मतगणना के बीच में जो 2 दिन का समय था, मैं 1 दिन के लिए देहरादून गया था। तो मैंने देखा था, जिस दिन मैं मंचतामली गया था, मैं गोरखनाथ गया था, बाबा गोरखनाथ के प्रांगण में हमारे दिलीप दा कह रहे, मैं भी था वहां। तो उस दिन वहां पर लोगों ने मुझे बताया कि अगर मंचतामली से और गुरु गोरखनाथ के स्थान से जो हमारा नेशनल हाईवे 125 आ रहा है, उससे अगर जोड़ने वाला सड़क बना दिया जाए तो उस क्षेत्र के लोगों को बहुत आसानी होगी और आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में वो टनकपुर पहुंच जाया करेंगे, जिनको आज 3 से 4 घंटे लगते हैं। भाइयों बहनों, मां हिंगला देवी में रोपवे की कार्रवाई को जल्दी ही हम लोग करवाने वाले हैं। पूर्णागिरी मैया का स्नान करवाने वाले हैं। यहाँ पर पानी की जितनी समस्या है उसको करने वाले हैं।
इस शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में आगे विकसित करने वाले हैं। यहाँ पर अल्मोड़ा का जो शोभन सिंह जीना परिसर है, उसका एक कैंपस यहाँ खुले, उसके लिए भी काम करेंगे। ऐसे अनेकों कार्य, क्योंकि आज तो केवल आपका धन्यवाद करना है। अब आप लोगों ने इतनी बड़ी जीत दे दी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं। आपकी अपेक्षाएं हैं, लेकिन आपकी अपेक्षाओं पर मैं हर संभव खरा उतरने का काम करूंगा, प्रयास करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ में मुख्य सेवक का काम भी है, और मेरे ऊपर आप सबके आशीर्वाद से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का भी निर्वाह करना है। पूरे उत्तराखंड को भी आगे बढ़ाना है। उसमें आप सबका भी आशीर्वाद चाहिए, आप सबका सहयोग और आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और आप सबके आशीर्वाद से निश्चित रूप से हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। 2025 आने तक हर क्षेत्र में हमारी आदर्श स्थिति होगी। इसके साथ साथ हमारा चंपावत, जिसमें हर क्षेत्र में जब हम ऊपर हेलीकॉप्टर से देखते हैं, चुनाव के दौरान कुछ लोग मुद्दा बना रहे थे कि बार बार हेलीकॉप्टर से आते हैं, तो हेलीकॉप्टर से जब भी आते थे तो हम देख रहे थे कि ये कितना सुंदर है। मैं जो भी मेरे साथ आता था मैं उसको दिखाता था। बिल्कुल एक ऐतिहासिक क्षण है और हमें पूरी उम्मीद थी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा और भाजपा ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने पहले दिन से जिस तरीके से मैदान छोड़ दिया, ये उनकी हताशा दिखाता है, निराशा दिखाता है। और वो केवल 2022 नहीं, आने वाले 2024 का भी मुझे लगता है परिणाम जताता है कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व इस प्रदेश से पूरी तरह समाप्त होने के कगार पर। एक तरीके से हार मान कर घर में बैठे हैं। हमने देखा कैसे हमारी बड़ी बहन जब वहाँ से चुनाव लड़ रही थी, कोई कांग्रेस का नेता सुध लेने में नहीं गया, और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व में मिलजुल कर ये चुनाव लड़ा। सभी मंत्री वहाँ थे, हमारे विधायक वहाँ थे, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी वहाँ थे, सबने मिल के चुनाव लड़ा और ये इतिहास आज मैडम 93 और 7 का रेशियो 93% मिला है धामी जी को, 7% मुख्य विपक्षी दल को। क्या कहेंगे, इतने मतलब 7% तो एकदम माइनर सा है। देखिए, चंपावत की जनता मुख्यमंत्री के लिए वोट कर रही है। धामी जी एक युवा चेहरा है, एक उम्मीद है। जिस तरीके से उन्होंने अपने बहुत छोटे से कार्यकाल में प्रदेश के विकास में एक छाप अपनी छोड़ी है, अपना एक विजन दिखाया है। मुझे लगता है चंपावत की जनता ने उसी का आशीर्वाद हमें दिया। मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से चंपावत की महान जनता को बहुत 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 आभार व्यक्त करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं जय दुर्गेश्वर, जय दुर्गेश्वर। सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, और मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को, उनके परिवार को, उनकी मेहनत को, और उनकी जिस तरीके का उनका स्वभाव था, उसको चंपावत के जनमानस में उसने मोड़ लगाई। और मैं सबसे पहले मैं अगर बधाई दूँगा तो चंपावत के तमाम वोटर जनमानस को बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को एक प्रचंड जीत के साथ जो है विधानसभा में भेजा है। अब लगता है कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश का एक नया इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, आपने देखा होगा, पिछले सिर्फ 6 महीने का कार्यकाल का टाइम मिला था। इस दौरान उन्होंने पूरे प्रदेश में एक नई क्रांति लाई, और आफ्टर दैट उसके बाद जिस तरीके से आम चुनाव में प्रदेश में एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, उसमें भी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस बार चंपावत के जनमानस और प्रदेश के जनमानस ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा बहुमत दिया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस बहुमत के लिए आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहेंगे। और पुनः मैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी, एक तो जो रिजल्ट आया है हम उससे दुखी हैं, क्योंकि रिजल्ट सामान्य नहीं है। इसको कोई भी कॉमन सेंस का आदमी अगर रिजल्ट को देखेगा तो इसको सामान्य रिजल्ट नहीं माना जा सकता। जिस तरीके से आप, ये एक थोपा गया चुनाव था जिसमें हमने अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य पूरा किया।
ये लोकतंत्र के हित में होता और इस राज्य में लोकतंत्र की हित में होता कि बिना सत्ता के दबाव के चुनाव होता। हम जानते हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहने जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से मार्जिन अर्जित किया गया है उससे कांग्रेस नहीं, लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र कमजोर है। देखिए, बोलने के अधिकारी तो उत्तराखंड का हर वो नागरिक है जो किसी राजनीतिक दल में भी नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड की हर पॉलिटिकल गतिविधि का उसके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और जहां तक इस उपचुनाव के आप परिणामों को देखेंगे, इस उपचुनाव में एक बड़ी गंभीर चीज़ दिखती है। जिस 3 महीने पहले जो हार और जीत का आंकड़ा मात्र 5,000 का था, वो आज 50,000 से पार पहुंच गया है। इसका साफ साफ दिखता है कि एक व्यक्ति, एक ऐसा विधायक जो कि अपनी विधानसभा के लोगों द्वारा नकार दिया गया, उस जीरो को हीरो बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सत्ता, अपना शासन, अपना प्रशासन, केंद्रीय मंत्री और तमाम जितने जो रसूखदार लोग हैं उनका पूरा एक इस्तेमाल किया और धनबल का पूरा इस्तेमाल किया। और उसके साथ साथ कांग्रेस ने जिस तरीके से वॉकओवर दिया है, एक महिला को मातृशक्ति का अपमान करते हुए उसको अकेले असहाय छोड़ करके सारे नेता वहां से चुनाव से गायब हो गए, यह आरोप उन्होंने खुद लगाया। ये अपने आप में एक बात को दिखाती है कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों। चंपावत उपचुनाव के नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में जो बीजेपी है उसमें जश्न का माहौल है। हमारे साथ मौजूद हैं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं 55,000 वोटों से भी ज्यादा जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिले? देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने जो भरोसा व्यक्त करते हुए धामी जी को प्रदेश की कमान सौंपी थी, हमारी टीम का कप्तान बनाया था, आज चंपावत की महान जनता ने विधिवत मुहूर्त पर लगा दी है। आज धामी जी चंपावत के निर्वाचित विधायक हो गए और 58,200 से अधिक रिकॉर्ड वोटों से वहाँ की महान जनता ने ये ऐतिहासिक विजय दिलाई है। उसके लिए मैं जहाँ पुष्कर सिंह धामी जी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, वहीं चंपावत की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने दलगत भावनाओं से उठकर विकास के नाम पर वोट किया और अब उसी विश्वास के साथ धामी जी के नेतृत्व में चंपावत का विकास होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। किस तरह से आप देखते हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 58,000 वोटों से भी ज्यादा वोट मिले और जो सामने उनके प्रत्याशी मुख्य विपक्षी दल की कुल 7% वोट में सिमट कर रह गई? देखिए, कांग्रेस वहाँ के मुकाबले में थी नहीं, हम पहली बार कह रहे थे, मैंने उन शब्दों का प्रयोग पहले नहीं किया था, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि हमारी उस बहन को बलि का बकरा बनाया गया। कांग्रेस के बाद बड़े बड़े नेता थे, लेकिन किसी की हिम्मत वहाँ से लड़ने की नहीं हुई और उस हमारी बहन के साथ अन्याय हुआ है। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हूँ। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, जिनका साफ तौर से कहना है कि प्रदेश की जनता ने जो है वो बीजेपी का साथ दिया है और कांग्रेस को नकार दिया है। कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जनता है वो बीजेपी के साथ थी और जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी की हार हुई है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के चलते हुई है। अपने सहयोगी गगन के साथ मैं अस्करी जाफरी, एएनबी न्यूज़, देहरादून के लिए। तो उत्तराखंड में सीएम धामी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और ये जीत जो है वो रिकॉर्ड जीत है, क्योंकि 58,000 से ज़्यादा जो वोट है वो उन्होंने हासिल किए हैं और लगभग बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मार्जिन से वो जीते हैं। अब चंपावत कारण जिस तरीके से सीएम धामी ने जीता, इसके बाद ये भी साफ हो गया है कि सीएम के पद पर वो बरकरार रहेंगे। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, वसीजाजी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और हरीश मैखुरी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले संजीव वर्मा जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। बहुत बहुत बधाई आपको, सीएम धामी चंपावत का रण जीत चुके हैं। संजीव जी, मुस्कान जी, देखिए, हम पहले से ही कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा जीत का माहौल प्रारंभ से ही बन गया था और जिस प्रकार से आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक प्रचंड बहुमत से जीत
ठीक है संजीव जी, आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है हम तक। मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से आपसे शुरू करूंगी। तब तक वसीम ज़ैदी जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। कांग्रेस की पहली बार ऐसा हुआ है कि जमानत जब्त हो गई हो। उपचुनाव भले ही थे, लेकिन कांग्रेस की तैयारी जिस तरीके से थी, क्या उस तरीके से ही रिजल्ट आए? देखिए मुस्कान जी, ये जो रिजल्ट आए हैं काफी चिंताजनक है, क्योंकि जो चुनाव था ये चुनाव भाजपा वर्सेस कांग्रेस नहीं था, ये चुनाव एक महिला प्रत्याशी बनाम सरकार था। और जिस तरह से छल कपट करके लोगों को बरगला कर और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव लड़ा गया है, उसके ये नतीजे हैं। हम इसके लिए हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, उन्होंने भी इसके लिए एक महिला को बलि का बकरा भी तो कांग्रेस ने बनाया। देखिए वर्मा जी, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके नंबर पर मैं आ रही हूँ संजीव वर्मा जी, लौटूंगी आपके पास, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। उससे पहले एक बार बात पूरी होने दीजिए उनकी। संजीव वर्मा जी, स्टार्टिंग कमेंट में मत बोलिए, बीच बीच में उनकी बात पूरी होने दीजिए। आपके पास और भी बहुत सारे कैंडिडेट थे, अभी बहुत सारे कैंडिडेट आपके आ रहे हैं, गोपियाल जी आ रहे हैं, हरीश रावत जी। संजीव वर्मा जी, विनती है मेरी आपसे, रिक्वेस्ट है, जरा आराम से डिबेट करिए। अनुभवी शख्स हैं आप, अनुभवी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बार बार बीच बीच में बोलेंगे तो जनता का भी समय खराब होता है। इस तरह का डिबेट होगी तो डिबेट नहीं हो पाएगी। मुझे मेरी बात कहने दीजिए, फिर मैं संजीव वर्मा जी की बात को सुनूंगा, फिर उसका जवाब आप मुझसे दीजिएगा। लेकिन एक तरफा इस तरह बात होगी तो बात नहीं हो पाएगी। अपनी बात रखें वसीम ज़ैदी जी। मुख्यमंत्री हमारे अध्यक्ष जी ने भी इसकी अपील की है कि इस पूरे जो इन्होंने चुनाव के अंदर जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, इसके लिए एक रिटायर्ड जज के द्वारा जांच की जानी चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि चुनाव में आफ्टरनून के बाद जिस तरह से 2.5 घंटे बिजली बाधित रखने के बाद और उसमें सीसीटीवी कैमरे बंद रहे, और हमारी मांग है कि जो 2.5 घंटे बिजली बाधित रही, सीसीटीवी कैमरे बंद रहे, उसके बीच में कितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। इस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो चुनाव लड़ा गया है वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिहाज से किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। ये चुनाव अगर आपका चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है, आपका चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, आपका शासन प्रशासन पर भरोसा नहीं है। अरे आपका भरोसा है जिस तरह से आपने न्यायपालिका पर आपका भरोसा नहीं है, आपका अपने ऊपर भरोसा है, अपने ऊपर। संजीव वर्मा जी सुन लीजिए, बार बार बीच में बोलेंगे जनता का भी समय खराब होता है, उनका भी बात पूरी होने दीजिए उनकी। मैं लौटूंगी आपके पास, तो बात नहीं हो पाएगी। मैं लौटूंगी आपके पास संजीव वर्मा जी, रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, एक बार सुन लीजिए पहले उन्हें। बीच बीच में बोलेंगे तो जनता का भी समय खराब होता है। काफी चिंताजनक है। चुनाव अगर भाजपा वर्सेस कांग्रेस होता तो इस तरह के नतीजे सामने नहीं आते। ये लोकतंत्र के लिहाज से ये जो छल कपट करके सरकारी मशीनों का दुरुपयोग करके चुनाव लड़ा गया है वो काफी चिंताजनक है। ठीक है मुस्कान जी, और हमारी मांग है कि एक रिटायर्ड जज इसकी पूरी निष्पक्ष जांच करें और जो तथ्य छुपे हुए हैं वो उजागर हो पूरे प्रदेश के सामने। ठीक है वसीम ज़ैदी जी। संजीव वर्मा जी। मुस्कान जी देखिए, चुनाव पूरी तरह से एक तरफा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक युवा और कर्तव्यनिष्ठ और दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी, ऐसी उनकी एक छवि पूरे प्रदेश भर में रही, उसी का तत्परिणाम यह है कि आज उन्होंने 93% से अधिक मत पाने में वे कामयाब रहे, और पूरी चंपावत की जनता ने उन पर, उनके विकास कार्यों पर, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों पर, जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है उसके ऊपर उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया, और एक बड़े मैंडेट के साथ एक इतिहास कायम करने में भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हम लोग कामयाब रहे। जिस प्रकार से पूरे कोरोना काल में हमने 80 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, अनाज दिया, भोजन दिया, और 3 सिलेंडर हमने अभी दिए। अरे भोजन कह रहा हूँ भैया, सुना करो, कानों का अपना इलाज कराओ। भोजन दिया हमने, भोजन बोला, आपने कानों का इलाज कराइए। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। सुना करो पहले, हर चीज में आलोचना का तार मत करो। आपने खुद किया तो खुद नहीं है, आप ठीक है ना। ठीक है वसीम ज़ैदी जी, एक बार सुन लीजिए उन्हें, आप लोग सुन लीजिए एक बार।
पूरे कोरोना काल में आप लोग आइसोलेशन में थे, भारतीय जनता पार्टी पूरे कोरोना काल में जनता की सेवा में जुटी रही, उसी का सत्परिणाम है। लोगों ने, वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, रीतियों पर, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों पर अपना विश्वास व्यक्त किया, उनको सराहा, उनको अप्रिशिएट किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा मतदान करने का जो काम किया। सबसे पहले मैं चंपावत की सम्मानित जनता को उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, उनको बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं। साथ ही कांग्रेस का जो पुअरेस्ट प्रदर्शन इस विधानसभा के उपचुनाव में रहा है, मैं सोचता हूं वे लोग अपनी जमानत तक बचा नहीं पाए और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से गुटबाजी में मशगूल थी, आपकी जो प्रत्याशी जब नॉमिनेशन अपना फाइल कर रही थी तो उसमें आपके जो बड़े नेता हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, सभी लोग नदारद थे और कांग्रेस पार्टी के ग्राम प्रधान से लेके ठीक है, चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूँ संजीव वर्मा जी आपके पास। ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। हरीश मैकुरी जी आपके पास आना चाहूंगी। हर बार ये होता है जब भी चुनाव होते हैं, चाहे चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो। संजीव वर्मा जी आ रही हूँ मैं आपके पास, एक बार फिर से आऊंगी। हरीश मैकुरी जी, जब भी देश में चुनाव होते हैं, अगर कांग्रेस जीत जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जीतती है तो हर बार ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं, हर बार। सुन भी लीजिए थोड़ा सा। जी हरीश जी। जी, जो आज चंपावत का चुनाव हुआ उसमें उत्कर्ष सिंह धामी जी को 58,558 वोट मिले हैं, जो करीब 92.94% है। और जो उसकी निकटतम प्रतिद्वंदी है कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी, उनको 3,233 वोट मिले, जो 5.16%। तो इस तरह से जो सिंह धामी वहां पर 55,355 वोट के करीब भारी बहुमत से जीते हैं, अंतर से जीते हैं। तो ये पूरे पर्वतीय इलाकों में जो, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग वो तो कम रहता है, टोटल वोट ही कम रहते हैं, तो इसलिए ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, और इस पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ, पर्वतीय जिलों का बड़ा रिकॉर्ड शायद दूसरों का नहीं है अब तक। तो ये एक जबरदस्त विजय कही जा सकती है। ये जबरदस्त विजय कही जा सकती है हरीश मैकुरी जी, लेकिन मैं जानना चाहूंगी आपसे, देखिए देश में जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव हो चाहे उपचुनाव, एक ये बात हमेशा सामने आती है, कांग्रेस जीत जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कांग्रेस हार जाए तो हमेशा ईवीएम पर सवाल उठाया जाता है, और इस बार भी वही हो रहा है। नहीं, देखिए ईवीएम जो है ना, ईवीएम बंद नहीं हो सकती। ईवीएम सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ईवीएम ने पंजाब में दूसरी पार्टी को जिताया है। ईवीएम ने, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई यही इनकी विजय हुई है, बहुत सारे जगह कांग्रेस के खुद जीते हुए जो ईवीएम पे उंगली उठा सकते हैं, या कोई भी जो भी ईवीएम पे उंगली उठा रहा है। ईवीएम जो है ना, वो सबसे मॉडर्न, लेटेस्ट और तात्कालिक टेक्नोलॉजी है, जिसमें समय की भी बचत होती है, हमारी पेड़ों की बचत होती है, कागज की बचत होती है, तो कागज पेड़ कटने से बच जाते हैं, पर्यावरण की बचत होती है। तो अब हम पीछे नहीं जा सकते। तो ईवीएम पे उंगली उठाना जो है नासमझी की बात है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये प्रीजुडिस भी है। ये चुनाव आयोग ने इन सारे राजनीतिक दलों को दिल्ली में बुलाया कि भैया ये हमारा ईवीएम है, आप आए और यहाँ पर टेस्ट दीजिए, यहाँ पे बताइए, इसको हैक करिए, इसमें चेंज करिए, कुछ करिए। तो राजनीतिक दल वहाँ उपस्थित ही नहीं हुए, क्योंकि उनको पता है ये चेंज नहीं हो सकती, नेट से जुड़ी हुई नहीं है, अलग से एक डिवाइस है और काफी विश्वसनीय है, बहुत विश्वसनीय है, और दुनिया के बहुत सारे देशों में ये प्रयोग हो रही है अब धीरे धीरे। हमारे यहाँ पे जो ईवीएम है उस पे होता क्या है कि जो भी पार्टी हारती है वो निश्चित रूप से फिर से मुद्दा उठा देती है। पहले भाजपा ने भी एक बार ईवीएम पे उंगली उठाई थी, अब कांग्रेस उठा रही है, लगातार राज्यों में हार रही है। तो लेकिन ईवीएम पे सवाल करके हम कहीं ना कहीं अपने चुनाव आयोग पर भी अविश्वास जताते हैं, जो गलत है। हम अपनी सेनाओं पे अविश्वास जताते हैं, जो गलत है। जो हम अपने न्यायालय पे अविश्वास जताते हैं, वो गलत है। निश्चित रूप से वो एक प्रक्रिया है, अलग एजेंसी है, वो स्वतंत्र एजेंसी है। जिस तरह से न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, उसी तरह से चुनाव आयोग हमारी एक स्वतंत्र एजेंसी है।
तो उस पर निश्चित रूप से अगर हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर भी विश्वास करना पड़ेगा, तभी जाके लोकतंत्र बचा रहेगा। ठीक है। तो ईवीएम में हम हट के अब पीछे नहीं जा सकते हैं कि हम अब कागज छापें और एक पुरानी टेक्नोलॉजी और पेड़ों का नुकसान करें, पर्यावरण का नुकसान करें, स्याही का नुकसान करें। ये समय की भी बर्बादी होगी। ठीक है, वसी ज़ैदी जी, हर बार ईवीएम पर सवाल क्यों उठाती है कांग्रेस? इस बार भी वही कर रही है? देखिए, सवाल ईवीएम पर नहीं है मुस्कान जी। मैंने जैसे पहले कहा कि मतदान के बाद और आपके चैनल के भी और काफी सारे पत्रकार साथी वहां पर मौजूद थे, वो इस घटनाक्रम को बता देंगे कि 2.5 घंटे बिजली बाधित रही थी या नहीं रही थी। और जब 2.5 घंटे बिजली बाधित रही थी तो इस बीच में सीसीटीवी कैमरे बंद रहे थे और कई सारे ऐसे हमारे बूथ थे, क्योंकि ये तो छोटा घटनाक्रम है कि उन्होंने वहां पर हमारे चुनावी कार्यालय बंद कराए भाजपा ने। ये एक छोटा एक घटनाक्रम है, लेकिन 50% के आसपास ऐसे बूथ हैं जहां पर हमारे एजेंट को वहां से निकाल दिया गया था और बिजली बाधित रखी गई थी। तो इस पूरे घटनाक्रम की हम हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से मांग करते हैं कि वो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस पूरे चुनाव की, क्योंकि जो डिसीजन आ जाया है, जो रिजल्ट आ जाए हैं, ये रिजल्ट किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है और ये काफी चिंताजनक है लोकतंत्र के लिए भी, संविधान के लिए भी। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जिस तरह से इस चुनाव में किया गया है वो उत्तराखंड के लिहाज से भी काफी चिंताजनक है मुस्कान जी। ये हमारा विषय है और जिस तरह से इस बात को ये ईवीएम के ऊपर रखें या हमारे आपसे गुटबाजी को रखें तो भाजपा इस पूरे घटनाक्रम से बच नहीं सकती है। अभी मैं संजीव वर्मा जी को सुन रहा था, संजीव वर्मा जी कह रहे थे कि वहां पर हरीश रावत जी मौजूद नहीं थे, प्रीतम सिंह जी मौजूद नहीं थे। तो मैं बता दूं कि गुटबाजी निर्मला गैतोड़ी जी की क्या उनके साथ वो उनकी कुछ हरीश रावत जी से, प्रीतम सिंह जी से क्या उनके नाराजगी? नहीं, ये तो वो खुद ही आरोप लगा रही है ना कि उनको अकेला छोड़ दिया गया। उन्होंने आज इसका कटाक्ष कर दिया है, वो वीडियो उनकी आ जाई है, सुबह से कटाक्ष कर चुकी है। उन्होंने उस पत्रकार के खिलाफ जो एक राष्ट्रीय न्यूज़पेपर का एक पत्रकार था उसके खिलाफ उन्होंने दावा भी किया है और उसके खिलाफ वो कोर्ट में भी जा रही है, क्योंकि उन्होंने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने एक बार भी पार्टी लाइन के लिए कोई गलत नहीं कहा। तब कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप क्षेत्र की उनके साथ खड़ी रही, जो हमारे राज्य की बड़ी लीडरशिप उनके साथ खड़ी रही, जो हमारे चंपावत बेशक एक सुनिए, चंपावत बेशक एक विधानसभा सीट का रण हो, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से देखिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आए और यहाँ पर तमाम बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक है वो पहुंचे यहाँ पर रैली करने के लिए और जनता को संबोधित करने के लिए, उनको लुभाने के लिए। कांग्रेस की कुछ तैयारियां दिखी नहीं, तो जैसी तैयारी होगी वैसा रिजल्ट आ भी गया, तो इसमें अब आपको ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। नहीं सुनिए, मुझे बिल्कुल जरूरत है, आप मेरी बात सुनिए। आप इनके स्टार प्रचारक की बात करें, इनके 40 स्टार प्रचारक में से कितने स्टार प्रचारक है उस बात को आप छोड़िए कि कितने चुनाव में कितनी मेहनत की कितने नहीं की। सवाल यह है कि जो आरोप हमारे ऊपर लगाया रहे कि वहाँ पर हरीश रावत जी मौजूद नहीं थे, प्रीतम सिंह जी मौजूद नहीं थे। अरे करण महाराज जी वहाँ पर करीब 8 दिन लगातार रहे हैं। 17 दिन तक हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला वहाँ पर रही है। हरीश रावत जी का दौरा वहाँ पर आए, प्रीतम सिंह जी का दौरा वहाँ पर आए, देवेंद्र यादव जी हमारे प्रभारी जी वहाँ पर आए हैं। तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि चुनाव नहीं लड़े थी कांग्रेस। लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि चुनाव कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं था, ये चुनाव कांग्रेस बनाम सरकार था, कांग्रेस बनाम सरकारी मशीनरी था। और आप इस बात की यहाँ पर गवाह हैं मुस्कान जी के शुरुआती दिनों में ही हमें 3 दिन के शुरुआती दिनों में 5 शिकायत हमें निर्वाचन आयोग में करनी पड़ी थी। हमने 5 शिकायत की थी और जो वहाँ पर डीएम अभी वहाँ पर भेजे गए थे चुनाव से कुछ दिनों पहले, डीएम वहाँ पर भेजे गए थे, वो एक भाजपा कार्यकर्ता की तरह वहाँ पर बात कर रहे थे। हमने उनकी शिकायत भी चुनाव आयोग में की थी और इस बात का चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया था। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरह से मशीनरी का दुरुपयोग इस चुनाव में किया गया है वो चिंताजनक है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। ठीक है, संजीव वर्मा जी। जी मुस्कान जी अपनी बात रखें, जिस तरीके से आरोप लगाए आजादी साहब ने, उन पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। मुस्कान जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का कारवां बढ़ चला है, आज 93% से ज्यादा मत अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं और कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो जाती है 5% मत लेकर। वे एक हताशा की स्थिति में आज कांग्रेस हम देख रहे हैं। और जिस प्रकार से आज हम
विधानसभा का उपचुनाव जीते हैं, साथ ही साथ राज्यसभा का चुनाव हम जीते हैं। राज्यसभा की आज हमारी सदस्य आज शपथ ले रही है अपनी, और इसके साथ ही यह जो सिलसिला है अब आने वाले समय में नगर पंचायत हो, नगर पालिकाएं हो, निगम हो, और 2024 के जो हमारे चुनाव आने वाले हैं तब तक यह पूरा सिलसिला जीत का अनवरत जारी रहने वाला है। जिस प्रकार से जनता ने उज्ज्वला पर अपना उज्ज्वला योजना, हर घर नल, आयुष्मान, हर घर बिजली और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त राशन, किसी को पूरे कोरोना काल में हम लोगों ने भूखा नहीं सोने दिया, सेवा सुशासन, इन सभी बातों पर जनता ने अपनी सहमति की मोहर लगाई है। मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग जो करते हैं, हम लोग विकास के मुद्दे को जनता तक लेकर गए और जनता ने हमारी बातों को स्वीकार किया, और इसी के तहत 47 सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी को अभी जो विधानसभा के आम चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम जनता ने किया, और इस उपचुनाव में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का काम चंपावत की सम्मानित जनता ने किया। और जबकि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, वे केवल और केवल नेगेटिव अनर्गल बयानबाजी करते रही और झूठ बोलती रही, जिसको जनता ने अभी जो 2022 के आम चुनाव थे उसमें कांग्रेस पार्टी को नकारने का काम उत्तराखंड की जनता ने किया, और इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को सिरे से नकारने का काम चंपावत की जनता ने किया, जहां उनकी जमानत तक जब्त हो गई। ठीक है हरीश मैकुरे जी, मैं आ रही हूँ, अब लौटूंगी एक बार संजय वर्मा जी आपके पास। हरीश मैकुरे जी, जिस तरीके से चंपावत में जीते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, रिकॉर्ड तोड़ जीत उन्होंने हासिल की है, क्या वाकई जिस तरीके से प्रचार किया गया और जिस तरीके से कह रहे हैं संजय वर्मा जी कि कांग्रेस को नकारा है जनता ने, क्या आप कारण मानते हैं इस जीत का? नहीं, जो ये विजय हुई है इसकी हम चुनाव से पहले भी बात कर रहे थे कि माहौल जो है भाजपा के पक्ष में एक तरफा दिख रहा है। तब हमारे कई मित्र जो कह रहे थे आप भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम तो जो दिखता है वही बात बोलते हैं, और पहले दिन से ही चंपावत में कुछ पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में वातावरण लग रहा था, और यही हम बार बार बोल भी रहे थे, मीडिया पर भी बोल रहे थे, अपने चैनल में, अपने न्यूज पोर्टल में भी बोल रहे थे कि कांग्रेस को वहां पे संघर्ष तेज करना चाहिए, ये कह रहे थे, क्योंकि कांग्रेस निकटतम प्रतिद्वंदी है, इसलिए हम कह रहे थे कि ये मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में। और एक चीज जो ये आ रही है कि वहाँ पे कांग्रेस नहीं लड़ रही थी, महिला लड़ रही थी, निश्चित रूप से जो निर्मला गहतोड़ी जी का चुनाव चिन्ह है वो कांग्रेस का ही चुनाव चिन्ह है, पार्टी की ओर से वो अधिकृत प्रत्याशी हैं। तो इस तरह की बात अब मेरे ख्याल वो कोई उसका अर्थहीन है कहना कि वो चुनाव लड़ रही थी, केवल महिला लड़ रही थी, कांग्रेस की प्रत्याशी थी, और निश्चित रूप से कांग्रेस को जिस तरह का आज करारी हार मिली है उसे सीख लेनी चाहिए और आगे की तैयारी करनी चाहिए। हार भी एक सबक होता है लोकतंत्र में, निश्चित रूप से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। क्या कमी रह गई होगी अपनी भी समीक्षा करनी चाहिए, और आरोपों की के लिए जांच की भी मांग कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल। और जहां तक पुष्कर सिंह धामी को आज जो रिकॉर्ड मत मिले हैं, तो निश्चित रूप से अब तक वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे उत्तराखंड में, तो अब वो सदन के सदस्य हो गए हैं। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद विधानसभा अध्यक्ष जब उनको विधायक की शपथ दिला देंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल उसके बाद, क्योंकि वो सदन के सदस्य हो गए, तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में उनको कहा है कि भाई अब वो मजबूती से उत्तराखंड में काम करेंगे, तो यही अपेक्षा मीडिया की ओर से भी पुष्कर सिंह धामी से कहा, मतलब अपेक्षा है कि अब मजबूती से काम हो, जो उत्तराखंड की समस्याएं उनके लिए काम हो। चुनाव का काम खत्म हो गया, अब फिर 24 में चुनाव है लोकसभा के, उसकी तैयारी है, अभी पंचायतों के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, उसकी तैयारी है। तो जिस भी दल को वहां जाना है काम करे, अच्छे काम करे। तो आरोप प्रत्यारोप से तो जनता वोट देती नहीं है। अभी वो 30, 40, 40, 50 वाला
60-62 वाला सीन रहा नहीं है। अभी सब मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम सब चीजें हैं, लोग अध्ययन करते हैं, देखते हैं, चीजों को समझते हैं, तब जाके वोटिंग करते हैं। वो जमाने चले गए जब हम जो है इस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते थे। अभी तो जनता को राजनीतिज्ञों से सिर्फ एक ही चीज चाहिए, विकास के कार्य, अच्छे काम। उनके गांव सड़क जानी चाहिए, उनके गांव बिजली जानी चाहिए, उनके गांव पानी जाना चाहिए, उनके गांव टेलीफोन की जब वो नई सुविधा हो गई है वो जानी चाहिए, कम्युनिकेशन जाना चाहिए। तो और जो 4 धाम यात्रा है हमारी मजबूत होनी चाहिए। जो उत्तराखंड की एक सांस्कृतिक परंपरा है, अपनी बोली भाषाएं हैं, करीब 3-4 भाषाएं हमारे उत्तराखंड में है, जौनसारी है, रवाल्टा है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है। ये भाषाएं मजबूत होनी चाहिए, इनके लिए कुछ काम होना चाहिए। तो ये आगे अब बढ़ने, मेरे ख्याल इस पे काम करने की आवश्यकता है अब सरकार को। ठीक है, वसीम ज़ैदी जी, आंकलन एक बार अगर करे कांग्रेस, अगर आत्मचिंतन करे तो आप बता दीजिए जरा, आप क्या इसका कारण मानते हैं इस हार का? पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तराखंड में कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई। देखिए बिल्कुल मुस्कान जी, मैंने पहले भी कहा, हम 2022 के लोग अभी विधानसभा चुनाव की बात करते हैं 2022 के, तो हार का अंतर इतना ज्यादा बड़ा नहीं था। लगभग 20,60,000 वोट कांग्रेस को मिले थे और लगभग 23,80,000 के आसपास वोट मिले हैं भाजपा को। हमारा जो मत 6% ज्यादा बढ़ा है 2017 के मुकाबले और 4% मत प्रतिशत भाजपा का कम हुआ है 2017 के मुकाबले। अब हमारे बीच में लगभग 4 कुछ का मत प्रतिशत है और 3,20,000 के आसपास वोटों का हमारे बीच में अंतर है। तो कांग्रेस को एक तरफा समाप्त अगर माना जा रहा है तो भाजपा के मुकाबले उत्तराखंड में तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा मत अंतर हमारे बीच में नहीं है। हाँ, यह है कि कुछ सीटों पर काफी क्लोज फाइट हुई है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व गणेश गोटियाल जी या काजी निजामुद्दीन साहब, तो वहां पर 500 के आसपास का अंतर रहा है, कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं रहा। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि हम 19 तक चिमट गए, वो 47 तक पहुंच गए, पूर्ण बहुमत तक पहुंच गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का यहाँ पर भविष्य नहीं है। और इस आकलन की जैसे बात अभी कर रहे थे हमारे जो साथी पर वो बैठे हैं पत्रकार साथी मैखुरी साहब, तो मैखुरी साहब की बात मुझे अच्छी लगी कि वाकई जब पुष्कर सिंह धामी जी को एक यहाँ पर जीत हासिल हुई है, भले ही वो छल-कपट से षड्यंत्र से किसी तरह भी हुई हो, लेकिन एक जीत अगर हासिल हुई है तो अब उत्तराखंड के विकास की बात होनी चाहिए। जो अभी हमारे साथी वर्मा जी गिना रहे थे वो विकास फाइलों में जरूर दिखाई देता हो कि हर घर बिजली है, हर घर पानी है, सुशासन है, ऐसा हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन इतना जरूर है कि मेरे भाई अपनी आंखों का इलाज कराइए, अपनी आंखों का इलाज कराइए। मैं कितने विकास दिखाई नहीं देता, हर घर विकास दिखाई नहीं देता आप लोगों को, आप लोगों को विकास दिखाई नहीं देता। अपना आप लोग कांग्रेस पार्टी को दृष्टिकोण हो गया है। बात करना चाहते हैं कि वहाँ पर आपको हर घर बिजली और हर घर पानी दिखाई दे रहा होगा। आप देहरादून शहर की बात ले लीजिए, आप छोड़िए इंटीरियर इलाकों को भी, आपका जो 1 रुपए की बिजली वाली वो थी, जो आपकी 1 रुपए में पानी वाली जो योजना थी, क्या हुआ उसका? और आपके जो बिल्कुल लागू है, बिल्कुल लागू है, हर घर को मिल रही है मेरे भाई, हर घर को मिल रही है, हर घर को मिल रही है। आप लोगों की आदत पड़ गई है ना झूठ बोलने की, आप लोगों की आदत पड़ गई है बरगलाने की, जनता को बरगलाने की आदत पड़ गई है। और ये जो अभी चुनाव के परिणाम आए हैं, उससे जनता ने आप लोगों को बता दिया है कि अब हम कांग्रेस के झूठ में बरगलाने में आने वाले नहीं है और हम भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के साथ हैं हम। भारतीय जनता पार्टी को 93% मत दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त करा दी। ये आप लोगों की झूठ बोलने का परिणाम है, आप लोगों के बरगलाने का परिणाम है। जनता ने आप लोगों को सिरे से नकारने का काम किया। तो मुस्कान जी, सबसे बड़ी समस्या यही है, वर्मा जी सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन अब उम्मीद कर सकता हूँ सुशासन की और बिजली की और जो ये वादे कर रहे हैं, ये अब उत्तराखंड आपको सुशासन आपको अच्छा नहीं लगता, सुशासन आपको अच्छा नहीं लगता, सुशासन आपकी सरकारों में कभी हुआ नहीं, इसलिए आपको सुशासन की आदत नहीं है।
सुशासन की आपको आदत नहीं है। पिछले 67 सालों में आप लोगों की सरकारों में लगातार अव्यवस्था हुआ करती थी, लगातार अव्यवस्था हुआ करती थी। पूरे यूपीए काल में अखबारों की सुर्खियां यदि कुछ होती थी वो घोटाले होते थे। आज पिछले 8 सालों में जब से एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट बनी है, हर रोज विकास कार्य सुर्खी होती है। आपके यूपीए के जो कार्यकाल था उसमें सुर्खी होता था। आज ये घोटाला हुआ। मैं आ रही हूँ ज्यादा सब आ रही हूँ आपके पास। ये रहता है भाषण से सरकारें नहीं चलती है वर्मा जी। अरे भाषण से नहीं, हम तो भैया हम तो विकास डिलीवर कर रहे हैं, विकास डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, लूटूंगी मैं आप दोनों के पास। ठीक है, संजीव वर्मा जी, वसीम ज़ैदी जी, लूट रहा मैं आपके पास। हरीश मैखुरी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से इस बार एक बार फिर से बड़ा मैंडेट मिला है सरकार को उत्तराखंड में, मैं आ रही हूँ संजीव वर्मा जी, आ रही हूँ आपके पास। सुन भी लीजिए, सुन भी लिया करिए कभी। अपनी आवाज से इतना प्यार है आपको कि किसी और की आवाज तो सुनती नहीं है आपको कभी। आ रही मैं वसीम ज़ैदी जी। विकास सुनने की आदत नहीं है ना, विकास देखने की आदत नहीं है आपको। ठीक है, हरीश मैखुरी जी, उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार को मैंडेट दिया है। चंपावत की अगर बात करें तो एक बार फिर से सीएम धामी को सत्ता में रहने की एक जो मोहलत है वो दे दी है जनता ने। अब उनकी जनता की उम्मीदें भी कहीं ना कहीं बढ़ गई है उनसे। हर घर शौचालय का एक अभियान न छेड़ना पड़ता, स्वच्छता का अभियान न छेड़ना पड़ता। संजीव वर्मा जी, आप या तो आपको सुनता नहीं है या आप सुनने का ना सुना करते हैं बातों को। देने का अभियान न छेड़ना पड़ता। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, वही तो हम लोग कर रहे हैं। वर्मा जी सुनने की आदत डालिए, हकीकत से रूबरू हो जाइए। ये स्क्रिप्टेड भाषण नहीं चलते डिबेट में, ये लिखे लिखा है भाषण, लिखे लिखा है। अरे हम लिखे लिखाए भाषण नहीं कर रहे, लिखे लिखाए भाषण करती है कांग्रेस, लिखे लिखाए भाषण करती है कांग्रेस। हम तो जो धरातल पे हम लोगों ने काम, जो धरातल पे हम लोगों ने काम किया, हम उसका वर्णन कर रहे हैं। होने की चीज है, विकास देखने की चीज है, विकास। वसीम ज़ैदी जी, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? जरा 2 मिनट के लिए आप शांत हो जाइए। आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी। हरीश मैखुरी जी से मेरा सवाल रहेगा। मैखुरी साहब, जनता ने एक बार फिर से मैंडेट दिया बीजेपी की सरकार को उत्तराखंड में, और जिस तरीके से मैंडेट ये मिला सीएम धामी को, एक बार फिर से ये मौका दिया गया है कि आप रहिए सत्ता में, मुख्यमंत्री पद संभालिए, तो इसी को देखकर लगता है कि जनता की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई है उनसे। निश्चित रूप से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि खटीमा की जनता ने ये मौका अपने हाथ से गंवा दिया था, लेकिन मैं पहले ही कह रहा था कि जो चंपावत की जनता है वो ये कह रही कि हम तो मुख्यमंत्री को वोट दे रहे हैं, मुख्यमंत्री से डायरेक्ट अप्रोच होगी। तो वही आज परिणाम में भी आ गया है, रिजल्ट सब तक सामने है। करीब करीब 92.94% वोट धामी को मिले, 92.94%, जो कि मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो इसका ये मतलब भी है कि अब अपेक्षाएं भी ज्यादा बढ़ेंगी निश्चित रूप से। और जिस तरह से धामी एक युवा मुख्यमंत्री हैं, असीम संभावनाओं वाले व्यक्ति हैं, कार्य कर भी सकते हैं, और उनकी सोच भी थोड़ा सा विस्तृत सोच है, हम कुछ भी सोच नहीं है, तो उस हिसाब से काम हो सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ, अभी काम हो भी रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जैसे 4 धाम रोड बन रही है, देहरादून का कायाकल्प हो रहा है, दुनिया भर के एलिवेटेड रोड बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम जिस स्थिति में 2003 में हैं उसी स्थिति में आज हैं। कांग्रेस के जमाने में भी बहुत काम हुए, बिजली पहाड़ों में एनडी तिवारी जी के ही जमाने में पहुंची थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन मैदानी इलाकों में एनडी तिवारी के जमाने में ही हुआ था। उसी तरह से जो 4 धाम और बेहतर रोड बन रही, क्या रोड देखने लायक है। जो रेलवे का काम चल रहा है तेजी से, क्या देखने लायक है काम। देहरादून में जो स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, अभी तो मतलब सब जगह खुदा पड़ा है, लेकिन जो प्लान हम देख रहे हैं वो काफी बड़ा है। उसी तरह से 2-3 एलिवेटेड रोड बन रहे हैं। उसी तरह से जो ऋषिकेश और मतलब देहरादून और हरिद्वार के बीच में सड़क बनी है, ऋषिकेश देहरादून के बीच में सड़क बनी है, देखने लायक सड़कें बनी हैं। तो काम तो कुछ हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि पहाड़ के आज भी 30% गांव जो हैं, 40% गांव जो हैं, वो 3 से लेके 30 किलोमीटर तक दूर है, जहाँ लोग 3 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं। ये पूरे सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का और चिंतन का विषय होना चाहिए
कि हम अपने गांवों में सड़क कैसे पहुंचाएं। हर गांव को सड़क से जोड़ना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसी तरह से हमारे पहाड़ों में एक पलायन का सबसे बड़ा कारण ये हो गया कि पहाड़ वालों ने खेती बाड़ी छोड़ दिया है, क्योंकि जंगली जानवर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते। तो उस पर क्या हो सकता है, पूरे पहाड़ को चिंतन करना चाहिए, पूरे सभी राजनीतिक दलों को चिंतन और चिंता करनी चाहिए। यार हमारे किसान तो मतलब वो खेती करना ही भूल जाएंगे। जो हमारे 12 नाजा होता था, 12 किस्म की फसलें हम उगाते थे साल भर में, करीब 4 फसलें हमारे पहाड़ों में उगाई जाती थी। आगे आने वाली पीढ़ी तो भूल ही जाएगी किस मौसम में क्या बोते हैं और किस दाल को क्या नाम, उसका दाल का क्या नाम है, ये सारी चीजें भूल जाएंगी। किस फल का क्या नाम है ये भूल जाएंगे। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हमारी खत्म हो रही, जो मैं बोली भाषा के संरक्षण की बात कर रहा हूँ, शब्दावली हमारी समाप्त हो रही है। उसको कैसे संरक्षित करें, हम अपनी बोली में बात ही नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। तो एक दुष्परिणाम यह है कि संसार की बहुत सारी भाषाओं की भांति हमारी ये भाषा भी लुप्त हो सकती है। गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है, रवाल्टी है, मैंने कहा नहीं। उसी तरह से जो है, जो हमारे 4 धाम है, उसके अलावा जागेश्वर और बागेश्वर कुमाऊं के 2 धाम है, नैनीताल है, मसूरी है, हमारा पर्यटन स्थल है, इनको थोड़ा सा और अधिक विकसित करने की। हमने सड़कें तो बना दी, लेकिन हमने पार्किंग नहीं बना रखी है। ना देहरादून में पार्किंग है, ना मसूरी में पार्किंग है, ना श्रीनगर में पार्किंग है। तो ये जिम्मेवारी दोनों सरकारों की है, जिनकी 11-11 साल, करीब 10-10 साल, 11-11 साल सरकारें रही हैं। तो एक दूसरे पे आरोप लगाने से काम नहीं होगा, ये करना पड़ेगा। सड़कों में पार्किंग नहीं है, जहाँ पार्किंग नहीं है उल्टे एनक्रोचमेंट से ज्यादा है। हम हर दुकान देखते हैं 4 फीट सड़क पर है। फुटपाथ नाम का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब दुकानदार की फुटपाथों पर इंक्रोचमेंट करके दुकानें बना देते हैं। ये सब चीजें हम कब सीखेंगे? नालियों को हम कूड़ा डालने की जगह समझते हैं, फिर गंगा सफाई का रोना रोते हैं। भाई हर नाली में कूड़ा जाएगा तो आफ्टर ऑल गंगा में ही तो जाएगा, वो किसी भी नदी से होते हुए जाता है गंगा में। हर नदी गंगा में पहुंचती है। तो सिर्फ सरकारों को दोष देने के काम नहीं होगा, जनता को भी चिंतन करना पड़ेगा। और सरकार में बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, उनको भी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। ये है। ठीक है संजीव वर्मा जी, कब समझेंगे ये जिम्मेदारी? जनता को तो देखिए जब समझ में आएगा तभी समझ में आएगा। जनता को भी काम सरकार का जागरूक करने का है, आप उनको भी जागरूक करिए। कब समझेगी सरकार अपनी ये जिम्मेदारी? और सिर्फ सरकार की नहीं, विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं है। मुस्कान जी, जिस तरह से अभी हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु हरीश मैथुरी जी, जिन्होंने तमाम कार्यों का वर्णन अभी किया, और जिस प्रकार से उत्तराखंड आज आत्मनिर्भर होने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जबरदस्त ताना बाना उत्तराखंड में बुना जा चुका है। इसको हम केवल न सिर्फ एक आवागमन के साधन और बहुत हल्के में ना लें, बल्कि ये आने वाला जो उत्तराखंड का जो हमारा भविष्य है, वो कितना समृद्ध और कितना सुदृढ़ होने जा रहा है, उसकी ओर हम लोग बहुत आगे चल निकले हैं। साथ ही जिस तरह से अभी डबल इंजन की सरकार हमारे यहाँ चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी हद तक अभी मैथुरी जी ने वर्णन किया, उसी में साथ में मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से अभी जो हमारे एक्सप्रेस हाईवेज दिल्ली देहरादून और तमाम कुमाऊं से दिल्ली तक और अन्य स्थानों को एक बड़े नेशनल हाईवेज और नए एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, और उनकी वजह से जो हमारी एक लाइफलाइन है और जो हमारे रोजगार का नए साधन उसमें उपलब्ध होने जा रहे हैं, और साथ ही जो रोजगार, उससे रोजगार का सृजन होगा, उससे हमारी आर्थिकी बढ़ेगी, उससे हमारा पलायन घटेगा, रिवर्स पलायन हमारा आरंभ होगा। जब लोगों को अपने घर पर रोजगार मिलना आरंभ हो जाएगा, तो वो जो अन्य प्रदेशों में रोजगार के लिए कुछ लोग जा रखे हैं या देहरादून आते हैं, हल्द्वानी आते हैं, वो सभी लोग रिवर्स पलायन करना आरंभ करेंगे। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः सत्ता संभालते ही धामी 2 सरकार में जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव के दौरान एक जनता से वायदा किया था कि जैसी सरकार बनेगी हम कॉमन सिविल कोड के मुद्दे को लेकर पहली कैबिनेट में आएंगे, तो उन्होंने अपने वायदे को पूरा किया और कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट लाने का उन्होंने पहली कैबिनेट में काम किया। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन जो पहले 1200 रुपए
परिवार के एक ही व्रत को मिला करती थी। उन्होंने 1500 रुपए पति और पत्नी दोनों को ही देने का काम किया। उन्होंने आंदोलनकारियों को स्वास्थ्य बीमा का चाहे जितने का भी उनके स्वास्थ्य पर खर्चा आता है उसको सरकार ठीक है संजीव वर्मा जी, आपने वर्णन कर दिया है। अब जरा सुन लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे छोटी सी। काम किया, किसान सम्मान निधि देने का काम किया। ठीक है, डीबीटी की हमारी सरकार की इतनी बड़ी योजना जो पहले इस बात को ठीक है संजीव वर्मा जी, आ रही मैं आपके पास एक बार फिर से। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी संजीव वर्मा जी। वसीम ज़्यादी जी के पास मैं जाना चाहूंगी, उनकी बात को सुन लीजिएगा। मैं सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, उनकी बात को सुन लीजिएगा। आप बीच बीच में मत बोलिएगा। वसीम ज़्यादी जी, 15 पैसे वहां तक मिलते हैं और डीबीटी के माध्यम से 1 रुपए की जो योजना है पूरी 1 रुपया पूरा का पूरा हो गया गुणगान, बहुत है संजीव वर्मा जी, बहुत हो गया गुणगान, बहुत है। सुन लीजिए आप वसीम ज़्यादी जी को, और सुन लीजिएगा प्लीज ज़्यादी साहब। देखिए मुस्कान जी, बिल्कुल झूठ का पुलिंदा भी वर्मा जी पढ़ रहे थे, पता नहीं कौन सी किताब से कहाँ से लिख कर लाते हैं कि 1 रुपए की योजना है। ये इनके पेयजल विभाग की रिपोर्ट है, मई की रिपोर्ट। सुनिए मेरी बात सुनिए, रिपोर्ट पढ़िए आप, पेयजल की रिपोर्ट है आपकी मई की। ये मई की पेयजल विभाग की रिपोर्ट है कि 900 बस्तियों में आज पानी के पीने का संकट है। उसमें से लगभग 274 बस्तियां शहरी है और लगभग 600 ये भी आपका जो कांग्रेस का जो छोटा सोशल मीडिया है, ये इनकी 1 रुपए की योजना उसके ऊपर आप बता रहे हैं जो आंकड़े आप संजीव वर्मा जी सुन लीजिए, आप अपने समय में बोलिएगा ना, सुन लीजिए। आप उन्हें बार बार बीच बीच में टोकते हैं, आप जनता का भी समय खराब करते हैं और खुद का भी। शोभा नहीं देता कि अपनी अपनी बात कीजिए, दूसरे की मत सुनिए। झूठ क्यों बोल रहे हो आप? वास्तविकता बोलो ना, आंकड़ों पे बात करिए, आंकड़ों पे बात करिए ना, झूठ क्यों बोलते हैं? 900 ज़्यादी साहब आवाज मिल पा रही है आपको? ज़्यादी साहब, ये भी आप रिपोर्ट निकाल वसीम ज़्यादी जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जरा सुनिएगा एक बार। संजीव वर्मा जी आप बोल लीजिए, आपको जितना बोलना है आप एक बार में बोल लीजिए, बाकी सब सुन रहे हैं आपको। कितनी बार आपको कह दिया दूसरों के पास समय में मत बोलिए, उनको भी बोलने दीजिए, सुन लीजिए उन्हें भी जरा। मुस्कान जी सुन लीजिए ना संजीव वर्मा जी, सुन लीजिए जरा उन्हें। तो भी सुनेंगे क्या? तो सुन लीजिए ना, आप अपने समय में बोलिएगा, आपको समय दिया जा रहा है ना। आप बाद में बताना क्या झूठ है इसके अंदर। सुन लीजिए एक बार उन्हें, मेरी बात तो सुनिए। बार बार जनता का समय इस तरीके से खराब होता है, ना डिबेट सही से हो पाती है। वसीम ज़्यादी जी देखिए मुस्कान जी, 1 रुपए की योजना का हमें सभी उत्तराखंड वासियों को एक राहत मिली थी कि शायद पीने का पेयजल एक बड़ी समस्या है उत्तराखंड के अंदर। आप बड़े लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हैं, आप इस स्थिति को वाकिफ है कि पेयजल कितनी बड़ी समस्या है उत्तराखंड के अंदर। तो इनके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 1 रुपए में पेयजल कनेक्शन से शुरुआत की थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अभी पिछले महीने तक की रिपोर्ट है कि करीब 900 बस्तियों में पेयजल का संकट खड़ा हुआ है। 900 बस्तियों में आप सोचिए क्या गंभीर समस्या होगी, जिसमें से 274 शहरी विकास की जो शहरी क्षेत्र की समस्या है और लगभग 600 के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है। अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, चमोली में, चंपावत में, कई इलाकों में मैं आपको बताता हूँ कि टैंकर के माध्यम से बस्तियों में पानी पहुंचाया जा रहा है। तो ये इसकी खुली पोल है इनके 1 रुपए के कनेक्शन की। ठीक है ज़्यादी साहब, समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है, समय की कमी मेरे पास। ज़्यादी साहब समय की कमी। मैक्रो साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी, आखिरी 30 सेकंड मेरे पास बचे, अपना आखिरी कमेंट रखिएगा पूरे मसले पर। देखिए ऐसा है ना, बिजली की है, पानी की है समस्या और राशन तो निरंतर बनी रहेंगे, कभी पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं। एक तो हम वृक्षारोपण को अभियान को तेज करें। पंच वृक्ष पहले लगाते थे, आम, पैया, बड़, पीपल, ये आप जो है सरकार ने अछूत वृक्ष बना दिए हैं। इनको लगाने, ये मौसम के रेगुलेटर हैं, इनको लगाने के लिए सरकार को अभियान चलाना चाहिए, तब अपने आप पानी बढ़ेगा। हम लगा रहे हैं यूकेलिप्टस और चीड़, उससे कहाँ पानी बढ़ेगा? ठीक है मैक्रो साहब, ठीक है। संजीव वर्मा जी एक संकल्प छोटा सा ले लीजिए, अगर सरकार ले ले इस बार तो, लेकिन 30 सेकंड है, ज्यादा समय मत लीजिएगा, सिर्फ 30 सेकंड संकल्प आपका। मुस्कान जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास परक सोच वाली पार्टी है। हम लोग विकास को एक ध्येय बनाकर काम करते हैं। हम विकास को लेकर जो विकास हमने किया है, जो धरातल पे हमने विकास किया है,
उसको लेकर हम जनता के बीच आते हैं और जनता अपनी सहमति की मोहर लगाती है। और जिस तरह से उपचुनाव में भी उसने अपनी सहमति की मोहर लगाई। ठीक है, संकल्प की बात मैं करी थी संजीव वर्मा जी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। लेकिन जिस तरीके से इस बार सीएम धामी की एक बार फिर से धमाकेदार जीत हुई है और ये जो जीत है ये कहीं ना कहीं उनका हौसला एक बार फिर से बुलंद करती जा रही है, क्योंकि अब विधानसभा के सदस्य वो हो गए हैं और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से सीएम पद पर रहकर चंपावत की जनता के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए सीएम धामी काम करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार। बढ़ चढ़कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि पे। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ।